क्वान को शोयो ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, लिंगफेंग, तुम्हें क्या लगता है? लिंगफेंग ने धीरे से चाय का कप नीचे रखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसका विश्लेषण बेहद स्पष्ट। निंगफेंग जाई अभी जल्दबाजी में किसी का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन देर सवेरे उसे फैसला करना ही पड़ेगा। चाप बाल गुली लीटा की सबसे बड़ी कमजोरी सदियों से चाप बाल गुली जोंग के हर सेक मास्टर की सबसे बड़ी समस्या रही है। निंगफेंग जाई अभी जवान है, उसके पास इंतजार करने का समय है, लेकिन अब उसकी बेटी निंग रोंग पैदा हो चुकी है। एक पिता के तौर पर वो अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहेगा, और जितना ज्यादा कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है उतना ही वो जानता है कि असली चीज क्या है और किस चीज का त्याग किया जा सकता है। चाप बाल गुली जोंग के पास धन था, प्रतिष्ठा थी, पूरे महाद्वीप में फैले संबंध थे, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, अपनी मार्शल सोल की सीमा तोड़ने का अवसर। दोनों एम्पायर ये अवसर नहीं दे सकते थे। हाओतियान जोंग नहीं दे सकता था, लान दियान बावांग लोंगजोंग भी नहीं। पूरे महाद्वीप में अगर कोई इस हजारों साल पुराने बंधन को तोड़ सकता था तो वो सिर्फ वुहान डन। दुगु बो की आंखों में तुरंत रुचि दिखाई दी। अगर ऐसा है तो कुछ ही दिनों में वो गौरवशाली लोग जरूर फूलों की तरह फैलेंगे। चाप बाल गुली जोंग पर दबाव बढ़ेगा, एम्पायर अपनी तरफ खींचेगा, छोटे सेक्ट्स तमाशा देखते रहेंगे। उस समय निंगफेंग जाई के पास आखिर कितने रास्ते बचेंगे? लिंगफेंग ने बिना हिचक जवाब दिया, 3। एम्पायर के साथ जाना, पूरी तरह न्यूट्रल रहना, या फिर हमारे साथ खड़ा होना। एम्पायर के साथ गया तो उसके पास हमारी दी हुई मार्शल सोल एवोल्यूशन की संभावना कभी नहीं होगी। न्यूट्रल रहा तो दोनों पक्ष उस पर शक करेंगे, और असली न्यूट्रलिटी हमेशा ताकत पर निर्भर करती है। चाप बाल गुली जोंग के पास 295G टाइटल दुओ जरूर हैं, लेकिन लंबे समय तक बदलते हुए महाद्वीप की शक्ति के सामने सिर्फ इतनी शक्ति काफी नहीं होगी। क्वान को शोयो ने तुरंत पूछा, तो तुम्हारा समाधान क्या है? लिंगफेंग ने केवल एक शब्द कहा, इंतजार। सब लोग एक पल के लिए शांत हो गए। क्वान रेंचुए ने भी हैरानी से पूछा, हम खुद दबाव क्यों नहीं बनाते? लिंगफेंग हल्का मुस्कुराया, निंगफेंग जाई ने हमें अकेले रोक लिया। दानों बता दिए हैं, बीज बो दिया गया है। अब जितना ज्यादा हम उसे धक्का देंगे उतना ही वो पीछे हटेगा। यू से खुद सोचने का समय चाहिए, और इस बीच हमें बाहर सिर्फ इतना संकेत देना है कि वुहान देन और किबाओ ल्यूली जोंग के बीच गहरी बातचीत चल रही है। विस्तार बताने की जरूरत नहीं। दोनों एम्पायर्स खुद डरेंगे, वे खुद निंगफेंग जाई पर दबाव डालेंगे, और यही सबसे मजबूत चाल होगी। दुगु बो जोर से हंस पड़ा, अच्छा, दूसरों के हाथ से उसे मजबूर करवाना, बिना खुद सामने आए पूरा कदम बदल देना, वाकई शारीन जूसिन। लेकिन क्वान रेंचुआ के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। अगर अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि निंगफेंग जाई पूरी तरह हमारे खिलाफ चला गया तो? लिंगफेंग की आंखों में एक ठंडी चमक आई, तो उसे उसकी पसंद की कीमत खुद चुकानी होगी। गलत रास्ता चुनने वाला किबाओ ल्यूली जोंग आखिरकार खुद अपने भविष्य को खत्म करेगा। क्वान को शोयो ने अपने बेटे को देखा, 11 साल का यह बच्चा, लेकिन उसकी सोच कई पुराने राजनीतिक नेताओं से भी गहरी थी। वो संतुष्ट होकर मुस्कुराया, लिंगफेंग, तुम सच में बड़े हो गए हो। लिंगफेंग ने असहाय होकर कहा, पिता, मैं अभी सिर्फ 11 साल का हूँ। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन क्वान को शोयो ने अगले शब्द बेहद गंभीर थे। 11 साल की उम्र में तुम्हारी दृष्टि उन बूढ़े चालाक लोगों से आगे निकल चुकी है जो पूरी जिंदगी राजनीति करते रहे। गायब हो गई। उसकी आवाज गंभीर हो गई। जब हम हाओतियान जोंग और लानडेन बावांग लोंगजोंग को पूरी तरह कुचल देंगे, मैं दोनों परिवारों के साथ अपने दादा की कब्र पर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि 44 साल पुराना खून का कर्ज आखिर चुका दिया गया। क्वान को शोयो ने भारी आवाज में जवाब दिया, अच्छा। रात गहराती गई। करवा धीरे धीरे चाप बाल गुरी जोंग से दूर निकल गया, लेकिन वे सीधे वुहान देन वापस नहीं लौटे। इस बार उनका अगला पड़ाव था टियानदोचिंग। एम्पायर की राजधानी में पहुंचने के बाद सभी ने ठहरने की व्यवस्था की और फिर साथ बैठकर भोजन करने लगे। बाहर बाजार में लोगों की भीड़ थी, हर तरफ रोशनी और चहल पहल थी। ऊपर से पूरा शहर शांत और समृद्ध दिखाई देता था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। नीचे सड़क पर अचानक शोर मच गया। टियानदो राजम के कुछ सोल मास्टर सड़क पर लोगों को बेरहमी से धक्का दे रहे थे। वे अपनी रॉयल पहचान का इस्तेमाल करके आम नागरिकों को डरा रहे थे। जिनचिंग ने यह दृश्य देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गईं। राजम के लोग इतने निर्दयी कब से हो गए? लिंगफेंग और क्यान रेंचुआ भी नीचे देखने लगे, लेकिन तभी पास बैठे कुछ लोगों की बातचीत ने दुगु बो का चेहरा बदल दिया। एक बेहद गंभीर मामला सामने आया था। टियानदो राजम की नजर महाद्वीप की एकमात्र ज्यूशिन हायतांग मार्शल आर्ट पर पड़ चुकी थी। ये जिया पीढ़ियों से चिकित्सा और उपचार के लिए प्रसिद्ध था। घर के बुजुर्ग ये रेंसिन ने जीवन भर अनगिनत लोगों की जान बचाई थी, लेकिन कुछ समय पहले उनकी 6 साल की पोती ये लिंगलिंग ने जन्मजात ज्यूशिन हायतांग मार्शल आर्ट जागृत किया। यह महाद्वीप का लगभग अद्वितीय चिकित्सा टोपीय मार्शल आर्ट था। राजम की नजर तुरंत उस बच्ची पर पड़ गई। उन्होंने नाम दिया राजकीय चिकित्सक, लेकिन असली उद्देश्य था पूरे ये जिया को हमेशा के लिए राजम के नियंत्रण में रखना। ये रेंसिन ने साफ मना कर दिया। वो अपनी पोती को राज संसार की निजी चिकित्सा मशीन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन एक आम परिवार राज संसार के सामने कितना विरोध कर सकता था। अगले ही दिन ये जिया चिकित्सालय सील कर दिया गया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए। पूरे परिवार को नजरबंद कर दिया गया और राजसंघ ने धमकी दी, अगर भागने की कोशिश की तो ये जिया से जुड़े सभी रिश्तेदारों और उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा जिन्हें ये जिया ने कभी मदद की है। एक जीवन भर दूसरों को बचाने वाला पुराना वैद्य आखिरकार अपनी ही पोती को बचाने में असहाय हो गया। ये सुनते ही दुगु वो अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी। इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। 20 साल पहले मैं एक ऐसे जहर की चपेट में था जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। उसने अपने ज्यूशिन हायतांग मार्शल आर्ट से मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। मैं उस एहसान को नहीं भूल सकता। क्वांगो शोयो ने तुरंत लिंगफेंग की ओर देखा। लिंगफेंग ने बिना किसी झिझक सिर हिला दिया, बचाना चाहिए। फिर उसने शांत स्वर में कारण समझाया, ज्यूशिन हायतांग पूरे महाद्वीप में लगभग यूनिक है।
अगर ये शक्ति राज संसार के हाथ में रही तो इसका इस्तेमाल केवल गरीबों की जान बचाने में होगा, लेकिन अगर इसे वुहान देन संरक्षण मिले तो यह हजारों सामान्य लोगों और सोल मास्टर्स की जिंदगी बदल सकती है। हमने वैसे भी महाद्वीप के अधिकांश पुराने गरीबों को नाराज कर दिया है, एक और राज संसार को नाराज करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसके बदले हम एक टोपीय चिकित्सीय प्रतिभा को बचाएंगे और दुगुबो का 20 साल पुराना एहसान भी चुका देंगे। ये सौदा हमारे लिए नुकसान नहीं है। क्यान रेंचुओ ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन ये टियान दो राज संगार है, अगर राज संगार सीधे विरोध करे तो। दुगुबो हंसा, मेरे अकेले के लिए भी पूरा राज संहार इतना आसान नहीं है, और अब हमारे साथ महासंचालक भी हैं। उन्हें पता है कि सामने कौन खड़ा है, तो कोई भी राज संहार शिवा हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद दोनों फोंग और दौलो येजिया फुदली के सामने पहुंच चुके थे। एक तरफ 95 जी कियन कोनो शोइने, दूसरी तरफ 93 जी दुगुबो। दोनों की वेया फैलते ही बाहर खड़े राजस्थान सोल मास्टर्स का चेहरा बदल गया। किसी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। दुगुबो ने सिर्फ हाथ उठाया, भयंकर बिगड़ी ने जहरीली धुंध तुरंत फैल गई। दरवाजे पर तैनात सभी सोल मास्टर्स बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर गिर पड़े। दुगुबो सीधे अंदर चला गया। लाओ पुस्तक। आंगन में सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक मुड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास था। ये रेंसिन। दुगुबो को देखते ही वो दौड़कर आया और उसके सीने पर मुक्का मार दिया। आंखों में आंसू थे। तुम, मैंने सोचा था जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। दुगुबो ने उसे गले लगाया, लेकिन इस बार उसके पास भावुक होने का समय नहीं था। उसने सीधे कहा, लाओ पुस्तक, आज मैं तुम्हें लेने आया हूं। पूरे परिवार के साथ मेरे साथ वुहान देन चलो। आज के बाद वुहान देन तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे परिवार को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये रेंसिन ने दुखी होकर सिर हिला दिया। तुम नहीं समझते, अगर मैं चला गया तो राज संसार मेरे रिश्तेदारों और उन गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने कभी मेरी मदद ली है। तभी उसकी पत्नी बाहर आई और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी, सिर्फ 6 साल की। बड़ी साफ आंखें, निर्दोष चेहरा, और उसके भीतर दारस्ता उलेदती वुहान देन मार्शल आर्ट। ये लिंगलिंग। वो अभी तक पूरी परिस्थिति से अनजान थी। लिंगफेंग ने बच्ची को ध्यान से देखा। इतनी छोटी उम्र, लेकिन इतनी शक्तिशाली ज्यूशिन हायतांग रखती संभलात। यही वो टैलेंट था जिसे टियान दो राजम अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये रेंसिन की आवाज कांप रही थी। मैं अपनी पोती को बचाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सैकड़ों निर्दोष लोग मरें, इसलिए मैं यही रहकर मौत का इंतजार कर रहा हूं। कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। तभी लिंगफेंग आगे बढ़ा। उसने बूढ़े वैद्य की आंखों में देखते हुए कहा, लो सेंचर, आपको डर है कि राज संसार आपके रिश्तेदारों और उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्होंने आपसे मदद ली, लेकिन अगर हम उन्हें ऐसा करने का मौका ही ना दे तो। दुगुबो की आंखों में अचानक ठंडी चमक आ गई। उसने तुरंत समझ लिया कि लिंगफेंग क्या सोच रहा है। अगले ही क्षण उसकी आवाज पूरी फुदली में गूंज उठी, टियान दो राजम अगर येजिया को छूने की कोशिश करेगा तो मैं ये पूरी राजशार उलट दूंगा। कियांगो शोयो ने भी आगे बढ़ा। उसने अपनी गंभीर शपथ की गूंज पूरे आकाश में फैल गई। मैं मार्शल सोल हॉल का ग्रेट एल्डर कियान गू डोंगशियो आज यहां शपथ लेता हूं। ये परिवार अगर मेरे मार्शल सोल हॉल में शामिल होता है तो वो मार्शल सोल हॉल का प्रत्यक्ष परिवार होगा। जो भी ये परिवार को नुकसान पहुंचाएगा वो पूरे मार्शल सोल हॉल का दुश्मन होगा। 2 टाइटल दुलुओं की सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा ने शाही परिवार के बुरे इरादों वाले आखिरी सहारे को भी पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। ये परिवार की मुखिया तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और भावुक होकर रो पड़ी। उसे लगा कि वो आखिर ऐसी महान सुरक्षा पाने के योग्य कैसे हो सकती है। डुगुबो ने तुरंत उसे उठाया और कहा, पुरानी दोस्त, खुद को इतना छोटा मत समझो। 20 साल की दोस्ती का एहसान आज पूरा चुका रहा हूं। मासूम और भोली ये लिंगलिंग को सभी के सामने लाया गया। सामने खड़े शक्तिशाली लोगों की भयंकर औरा के बावजूद उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। वो आज्ञाकारी ढंग से हाथ हिलाकर सभी को नमस्ते करने लगी। उसकी मीठी और साफ आवाज ने लोगों के दिल को जैसे सुकून दे दिया। हमेशा निर्दयी और जहरीले स्वभाव वाले डुगुबो ने भी उस मासूम और नेक लड़की को देखते हुए अपनी आंखों में दुर्लभ दयालु मुस्कान दिखा दी। मार्च दो लुआ की शुरुआत 2 दिव्य स्तरीय मार्शल सोल्स जागृत करने और कियान रेंचू का बचपन का दोस्त बनने से होती है। टियानडो सिटी के ये परिवार में एक खुली ताकत की लूट चल रही थी। ये परिवार के पास महाद्वीप का सर्वोच्च उपचारात्मक मार्शल सोल 9 स्टार बेगोनियामा था। पीढ़ियों से वे चिकित्सा करते आए थे, आम लोगों के दुख दर्द की परवाह करते थे। उन्होंने कभी महाद्वीप के संघर्षों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका मार्शल सोल बेहद दुर्लभ होने के कारण टियानडो शाही परिवार की पूजा सभा की नजर उन पर पड़ गई। 20 से 30 शाही एलीट सोल मास्टर्स ने पूरे निवास को चारों तरफ से घेर लिया था। वहां सोल एम्परर, सोल सेंट एंड कई अन्य शक्तिशाली सोल मास्टर्स तैनात थे। उनके शरीर से भयंकर हत्या की मंशा झलक रही थी। उनका उद्देश्य ये परिवार के लोगों को जबरन ले जाना एंड 9 स्टार बेगोनिया की विरासत पर कब्जा करना था। ये परिवार के बुजुर्ग के सामने ये लोग बस कुछ कमजोर चींटियों जैसे थे। उनके चारों ओर तुरंत गहरे हरे रंग का जहरीला जहर फैल गया। सिर्फ एक विचार से वो बाहर मौजूद सभी लोगों को जहर देकर मार सकता था, लेकिन कियनगो डोंगशियाओ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया एंड चुपचाप सिर हिला दिया। इन लोगों से निपटने के लिए किसी को भी सामने आने की जरूरत नहीं थी। इन बेकार लोगों को संभालने के लिए एक टाइटल दुओ की जरूरत नहीं थी। लिंगफेंग एंड उसके 2 साथी ही पूरे मैदान को दबाने एंड स्थिति संभालने के लिए पर्याप्त थे। लिंगफेंग कियान रेंचुओ को साथ लेकर स्थिर कदमों से आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाकर आंगन का दरवाजा खोल दिया। सामने बड़ी संख्या में आक्रामक शाही सोल मास्टर्स खड़े थे।
सबसे आगे खड़ा शानदार कपड़े पहने शाही अधिकारी जब बाहर आया तो उसने देखा कि सामने केवल 3 कम उम्र के बच्चे खड़े हैं। उसके चेहरे पर तुरंत तिरस्कार आ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए उन्हें आदेश दिया कि तुरंत ये परिवार के सभी लोगों को सौंप दें, वरना वे सभी को घेर कर पूरी तरह खत्म कर देंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुस्सैल स्वभाव वाला लिंगफेंग बड़ा उठा। उसने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया एंड सीधे एक भयंकर मुक्का दे मारा। चमकदार गोल्डन ड्रैगन क्रोकोडाइल की आकृति अचानक फट पड़ी। बेहद बादो शक्ति पूरे मैदान में फैल गई। वो घमंडी शाही अधिकारी अपना मार्शल सोल बुलाने तक का टाइम नहीं पा सका। भारी मुक्का सीधे उसके शरीर पर पड़ा एंड वो पीछे मौजूद 7-8 सोल मास्टर्स को भी लगातार गिराता हुआ दूर जा गिरा। जमीन पर गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल होकर खून थूकने लगा एंड पूरी तरह अपनी लड़ने की क्षमता खो बैठा। पूरे मैदान तुरंत शांत हो गया। सभी शाही सोल मास्टर्स के दिलों में डर समा गया। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र के इन युवाओं के पास इतनी भयानक दबाने वाली शक्ति होगी। लिंगफेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा एंड जमीन पर पड़े विरोधी को ऊपर से देखते हुए शांत भाव से बोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी बादो वेयता थी जो सीधे लोगों के दिल में उतर रही थी। वापस जाकर अपने टियानदो राजसंघ को बता देना कि ये परिवार को मार्शल हॉल ने अपने संरक्षण में ले लिया है। अगर कोई असंतोष है तो वह खुद मार्शल सिटी आकर मुझसे बात करने दो। सिर्फ इतना कहने से ही सभी शाही सोल मास्टर्स का बचा हुआ साहस भी टूट गया। लिंगफेंग मुड़ा एंड सभी लोगों को लेकर वापस आंगन में चला गया। आंगन का दरवाजा जोर से बंद हो गया एंड उन शर्मिंदा आक्रमणकारियों को पूरी तरह बाहर रोक दिया। काफी देर बाद बचे हुए सोल मास्टर्स ने ही हिम्मत करके घायल शाही अधिकारी से धीरे से पूछा। वह अधिकारी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। उसकी छाती में तेज दर्द हो रहा था एंड उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसके मन में अब सिर्फ आशंका थी। उसे लगा कि आंगन के अंदर कोई टाइटल दुओ छुपा हुआ है। उनका यह हमला पूरी तरह खुद को अपमानित करवाने जैसा था। वे मार्शल हॉल की शक्ति का सामना करने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। आखिरकार उसने दांत बींचकर सभी को पीछे हटने का आदेश दिया एंड रातों रात राजधानी लौटकर सारी बात शाही परिवार को बताने का फैसला किया। आंगन के अंदर ये परिवार के सभी लोग यह सब देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे एंड उनके दिल में गहरा आभार था। ये परिवार पीढ़ियों से नेक और शांति प्रिय रहा था। उन्होंने कभी किसी को नहीं छेड़ा था। फिर भी शाही परिवार की नजर उन पर पड़ गई एंड उन्हें इस तरह की विपत्ति झेलनी पड़ी। मुसीबत के समय केवल मार्शल हॉल ही उनके सामने खड़ा हुआ एंड उन्हें विनाशकारी संकट से बचाया। 6 साल की ये लिंगलिंग अभी इंसानी दुनिया की बुराइयों को समझने के लिए बहुत छोटी थी। वो सिर्फ इतना जानते थे कि सामने खड़े इस बड़े भाई ने उसे बचाया है। उसकी साफ आंखें चांद की तरह मुड़ गईं एंड उसके चेहरे पर एक प्यारी मासूम मुस्कुराहट आ गई। उसने सच्चे दिल से लिंगफेंग को धन्यवाद दिया। लिंगफेंग ने इस लड़की को देखा। उसके सर्वोच्च स्तर के 9 स्टार बेगोनिया मार्शल सोल वाली उस छोटी लड़की को देखकर लिंगफेंग के मन में सब कुछ साफ था। पिछले जीवन में उसका भाग्य उसके हाथ में नहीं था और उसकी किस्मत बेहद कठिन थी। लेकिन इस जीवन में मार्शल सोल हॉल की सुरक्षा और डुगुबो की मदद से उसका भाग्य पूरी तरह बदलने वाला था। वो अंततः मार्शल सोल हॉल की सबसे महत्वपूर्ण उपचारात्मक शक्ति बनेगी। क्यान गू डोंगशियो ने तुरंत ये परिवार के सभी लोगों से सामान तैयार करने को कहा और उन्हें तुरंत ट्यानडू जैसी विवादों से भरी जगह छोड़कर मार्शल सोल सिटी में बसने के लिए कहा। आधे घंटे बाद सभी लोग रात में ही निकल पड़े। गाड़ी सुबह होने से पहले शहर से बाहर निकल गई और आखिरकार ट्यांगू शाही परिवार के दबाव और परेशानियों से पूरी तरह मुक्त हो गई। रास्ते में ये लिंगलिंग ने उत्सुकता से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। डुगुबो ने शायद ही कभी अपनी ताकत को इस तरह नियंत्रित किया था। उसने चेहरे पर दयालु मुस्कान लाकर उसे बताया कि वे ऐसी सुरक्षित और गर्म जगह जा रहे हैं जहां उसके हमउम्र बहुत सारे साथी होंगे। उस छोटी लड़की के चेहरे पर भरी उम्मीद को देखकर लिंगफेंग के मन में पूरा विश्वास था कि 9 स्टार बेगोनिया की यह सर्वोच्च शक्ति अब पूरी तरह मार्शल सोल हॉल के हाथों में आ चुकी है। 3 दिन बाद सभी लोग सफलतापूर्वक मार्शल सिटी पहुंच गए। गाड़ी के शहर में प्रवेश करते ही क्योखंग दीद के एक अधिकारी ने तुरंत आगे बढ़कर झुककर उनका स्वागत किया और क्योखंग क्यानचुंजी का आदेश सुनाया। सभी लोगों को तुरंत क्योखंग दीद की सभा में जाने के लिए कहा गया। इस बार क्योखंग दीद की सभा में अभूतपूर्व व्यवस्था थी। युएग वान और ग्यूई में दोनों बड़े एल्डर भी वहां मौजूद थे। कई टाइटल दुलुओ एक साथ सभा में इकट्ठा थे। उनकी शक्तिशाली ऑरा पूरे महल को दबा रही थी। स्पष्ट था कि आज कोई बहुत बड़ा फैसला घोषित किया जाने वाला था। क्योखंग चुंजी ने सभा शुरू करते हुए सीधे कहा, आज हम मार्शल हॉल की अगली पीढ़ी के उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे। कई वर्षों से मार्शल हॉल की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और उसकी नींव बेहद मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई उत्तराधिकारी तय नहीं किया गया था। अब मार्शल हॉल की स्थिति पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी, इसलिए भविष्य की व्यवस्था के लिए उत्तराधिकारी तय करना बेहद जरूरी था। सबसे पहले क्योखंग चुंजी ने क्यान रेंजू की प्रतिभा की चर्चा की। 11 साल की क्यान रेंजू पहले ही 53वें स्तर की सोल किंग बन चुकी थी। 6 साल की उम्र में उसने मार्शल सोल जागृत किया था और जन्म से ही 20वीं स्तर की पूर्ण सोल पावर हासिल की थी। उसकी प्रतिभा प्राचीन और आधुनिक समय में सर्वोच्च थी और हजारों वर्षों में भी ऐसी प्रतिभा मिलना बेहद दुर्लभ था। लेकिन जब लिंगफेंग की प्रतिभा की बात आई तो वो और भी अधिक असाधारण थी। वो भी केवल 10 साल की उम्र में अपनी पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को पीछे छोड़ चुका था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिंगफेंग केवल असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं था, वो मार्शल सोल हॉल के उदय का सबसे बड़ा कौंचन भी था। उसने कागज बनाने की तकनीक, छपाई की तकनीक, कृषि खाद और एक के बाद एक कई जनहितकारी सुधार शुरू किए। इन सभी बदलावों ने पूरे महाद्वीप के लाखों आम लोगों को मार्शल सोल हॉल से जोड़ दिया।
इससे मार्शल हॉल की जनता के बीच प्रतिष्ठा और उसकी वास्तविक शक्ति दोनों तेजी से बढ़ी। लिंग फेंग का योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। इसके बाद क्योखंग चुनजी ने सभी के सामने एक बड़ा फैसला घोषित किया। मार्शल हॉल में सेंट चाइल्ड और सेंटेस के पद स्थापित किए जाएंगे। क्यान लिंग फेंग को मार्शल हॉल का सेंट चाइल्ड बनाया जाएगा। क्यान रेंचू को मार्शल हॉल की सेंटेस बनाया जाएगा। दोनों मिलकर मार्शल हॉल के भविष्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। वयस्क होने के बाद दोनों का आधिकारिक रूप से अभिषेक और पद ग्रहण कराया जाएगा। यह फैसला सुनाए जाने के बाद सभा में किसी ने भी विरोध नहीं किया। सभी शीर्ष शक्तिशाली लोगों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुओ ने सबसे पहले अपनी सहमति जताई। उसने सीधे कहा कि लिंग फेंग की मानसिक शक्ति, प्रतिभा और साधन इस युग में सर्वोच्च स्तर के हैं। अगर लिंग फेंग क्यान रेंचू की सहायता करे तो मार्शल हॉल निश्चित रूप से लंबे समय तक समृद्ध रहेगा। जिन चैन भी पूरे मन से सहमत था। उसने कहा कि अगर लिंग फेंग ना होता तो उसके दादा कभी सुप्रीम डुलुओ के स्तर तक नहीं पहुंच पाते और उसका अपना मार्शल सोल भी सर्वोच्च गोल्डन ड्रैगन क्रोकोडाइल में विकसित नहीं हो पाता। क्यानजुन डुलुओ, जामो डुलुओ और अन्य सभी कुफंग ने भी अपना समर्थन दिया। ग्यू डुलुओ ने चुपचाप समर्थन किया। डुगुबो तो चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए बैठा था। उसे अपने लोगों को पहचानने की क्षमता पर पूरा विश्वास था। क्यांगू डोंगशियो ने जानबूझकर विनम्रता दिखाते हुए पहले मना करने की कोशिश की। अतीत में स्नेक बैटल और सेवन ट्रेजर ग्ले स्टाइल क्लैन के बीच हुई घटना में उसने अकेले ही विरोध की सारी आवाजों को रोक दिया था। उसकी वो हिम्मत और साहस किसी से कम नहीं था। क्योखन चुनजी ने उसी समय दोनों से पूछा कि क्या वे ये बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लिंग फेंग सीधा खड़ा हुआ। उसने ना तो घमंड दिखाया और ना ही झिझका। उसने शांत भाव से सेंट चाइल्ड का पद स्वीकार कर लिया और कहा कि वो अपनी पूरी शक्ति से मार्शल हॉल की रक्षा करेगा। क्यान रेंचू भी आगे बढ़ी और लिंग फेंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने शपथ ली कि वो लिंग फेंग के साथ मिलकर मार्शल हॉल की स्थिरता और पूरे महाद्वीप की रक्षा करेगी। दोनों युवा एक साथ खड़े थे। उनकी असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से भविष्य के दो महान शासकों की छवि साफ दिखाई दे रही थी। सभा में मौजूद सभी शक्तिशाली लोग एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और एक स्वर में कहा, सेंट चाइल्ड और सेंटेस को बधाई। इस तरह सभा में यह फैसला पूरी तरह तय हो गया। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। टैंग चैन गायब था। क्लियर स्काई क्लैन ने अपने द्वार बंद कर लिए थे। ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन अकेला संघर्ष कर रहा था। सेवन ट्रेजर ग्ले स्टाइल क्लैन तटस्थ था। बाकी चार छोटे क्लैन कोई बड़ा खतरा नहीं थे। इसके विपरीत मार्शल हॉल के पास 2 लेवल 99 सुप्रीम डुलुओ और 12 टाइटल डुलुओ मौजूद थे। उसकी युद्ध शक्ति पूरे महाद्वीप में सबसे मजबूत थी। अब मार्शल हॉल को छिपने या सहने की कोई जरूरत नहीं थी। अब से मार्शल सोल हॉल चुप नहीं रहेगा। वो पूरे महाद्वीप को यह दिखाने वाला था कि असली महाद्वीप का शासक कौन है। सभी शक्तियों को डराने और क्यान शुनजी ने फैसला किया कि लिंग फेंग और क्यान रेंशू की असाधारण प्रतिभा के साथ साथ मार्शल सोल हॉल द्वारा किए जा रहे सभी जनहित कार्यों को भी सार्वजनिक किया जाए। पूरे महाद्वीप को पता चलना चाहिए कि मार्शल सोल हॉल की ये जोड़ी कितनी असाधारण है। उन्हें यह भी पता चलना चाहिए कि सस्ता अनाज किसने उपलब्ध कराया और गरीब परिवारों की मदद किसने की। किसने गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर दिया, यह भी पूरे महाद्वीप को पता चलना चाहिए। जब ये परिवार की बात सामने आई तो क्यान शुनजी ने तुरंत वादा किया कि ये परिवार को सर्वोच्च स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी और ये लिंगलिंग को पूरी शक्ति से प्रशिक्षित किया जाएगा। लिंग फेंग ने उसी समय सुझाव दिया कि ये लिंगलिंग की देखभाल डुगुबो करे। वो डुगु यान और नाना के साथ मिलकर बड़ी हो और मार्शल सोल हॉल की अगली पीढ़ी की सबसे मजबूत प्रतिभाओं में शामिल हो। सभी लोगों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। पूरी सभा एकजुट हो गई और सभी ने मार्शल हॉल के लिए जान तक देने की शपथ ली। लिंग फेंग ने सामने मौजूद इस शक्तिशाली व्यवस्था को देखा तो उसके मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ी। पिछले जीवन में मार्शल सोल हॉल के विनाश की दुखद घटना और उस पर लगाए गए झूठे आरोप इस जीवन में पूरी तरह बदल चुके थे। उसने अपने हाथों से मार्शल सोल हॉल के लिए एक नया भविष्य बनाया था। 11 साल की उम्र में 2 मार्शल सोल्स और असाधारण सोल पावर रखने वाला लिंग फेंग सभी महाद्वीपीय प्रतिभाओं को दबा रहा था। उसकी शक्ति के सामने अनगिनत प्रतिभाएं फीकी पड़ गई थी। लोग उसकी और क्यान रेंशू की असाधारण प्रतिभा से हैरान थे और साथ ही मार्शल हॉल के जनहित कार्यों के लिए उनके आभारी भी थे। मार्शल सोल हॉल की लोकप्रियता पूरे महाद्वीप में सबसे ऊपर पहुंच गई और उसने भ्रष्ट साम्राज्यों तथा पुराने क्लैन की व्यवस्था को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद लिंग फेंग और क्यान रेंशू ने मिलकर पूरे महाद्वीप की व्यवस्था बदल देने वाली एक और योजना शुरू की। पूरे महाद्वीप में मुफ्त मार्शल सोल किंडरगार्टन खोले गए। महाद्वीप के 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी परिवार से हों, अमीर हों या गरीब, सभी वहां मुफ्त में प्रवेश ले सकते थे। बच्चों को शुरुआती शिक्षा दी जाती, पढ़ना लिखना सिखाया जाता और मार्शल सोल को समझने का अवसर दिया जाता। इन सभी खर्चों को मार्शल हॉल खुद उठाता था और इसके लिए किसी से एक भी पैसा नहीं लिया जाता था। इस कदम ने हजारों वर्षों से चली आ रही वर्ग व्यवस्था को पूरी तरह हिला दिया। अतीत में शिक्षा के संसाधनों पर केवल कुलीन परिवारों का अधिकार था और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता लगभग बंद था। अब वो व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। सिर्फ 2 महीनों के भीतर पूरे महाद्वीप के मार्शल सोल किंडरगार्टन बच्चों से भर गए। बदलने का अवसर मिला। लाखों आम लोग मार्शल सोल हॉल के प्रति कृतज्ञ हो गए और सेंट चाइल्ड तथा सेंटेस को भगवान के समान सम्मान देने लगे। इस तरह मार्शल हॉल ने लोगों का विश्वास और समर्थन पूरी तरह हासिल कर लिया। मार्शल सोल हॉल की इस जबरदस्त उन्नति ने तटस्थ रहकर सब कुछ देखने वाले 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल क्लैन को भी हिला दिया। एक शांत मंडप के अंदर निंग फेंग जी अपनी गोद में छोटे निंग रोंग को लिए बैठा था। निंग फेंग जी अच्छी तरह जानता था कि क्यान गू डोंगशियो के पास 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल पगोड़ा को विकसित करने का अवसर मौजूद है। अब मार्शल हॉल की स्थिति पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी और उसकी युद्ध शक्ति लगभग अजेय थी।
अगर सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल क्लैन पुराने नियमों पर अड़ा रहा तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अगर उसने समय के साथ कदम नहीं मिलाया तो अंत में वो इस नए युग से बाहर हो जाएगा। निंग रोंगरोंग के भविष्य और अपने क्लैन के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए निंग फेंगजी ने आखिरकार एक फैसला कर लिया। वो खुद लोगों को लेकर मार्शल हॉल जाएगा और सहयोग का अवसर तलाशेगा। 8 दिन बाद निंग फेंगजी 2 टाइटर दुल्हुओं को साथ लेकर मार्शल सोल सिटी पहुंचा। क्योखंग द्वीप के अंदर कियान चुंजी को खबर मिलते ही वो बेहद उत्साहित हुआ। लिंग फेंग पहले से ही सब कुछ समझ चुका था। उसने साफ कहा कि निंग फेंगजी इस बार मार्शल की शुद्धि के अवसर और अपने क्लैन के भविष्य का रास्ता तलाशने आया। लिंग फेंग ने खुद सामने आने के बजाय पीछे रहकर पूरी स्थिति को नियंत्रित करने का फैसला किया। उसका शांत और स्थिर व्यवहार एक सेंट चाइल्ड के स्तर की समझ और नेतृत्व को दिखा रहा था। अतिथि कक्ष में मार्शल हॉल के 4 शीर्ष अधिकारियों ने खुद सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल क्लैन के लोगों का स्वागत। इस तरह सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल क्लैन को पूरा सम्मान दिया गया। कुछ देर औपचारिक बातचीत के बाद निंग फेंगजी ने अब और समय बर्बाद नहीं किया। वो सीधे मुख्य मुद्दे पर आया और मार्शल सोल हॉल से सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल पगोडा की शुद्धि और विकास के अवसर के बारे में पूछ लिया। और इसी क्षण महाद्वीप की 2 शीर्ष शक्तियों के बीच असली रणनीतिक टकराव आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। वुहान सिटी के मुख्य महल में निंग फेंगजी सभा के बीच चुपचाप बैठा था। कई दिनों से उसके मन में दबा सवाल आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया। उसने सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल पगोडा की सीमाओं को तोड़ने का तरीका पूछ लिया। एक तरफ बैठे डुगुबो ने उसकी कई दिनों की सावधानी को तोड़ते हुए बात साफ कर दी। क्यांगू डोंगशियाओ ने कुछ देर सोचकर सीधे कहा कि मार्शल सोल हॉल के पास वास्तव में सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल पगोडा को विकसित करने का तरीका है, लेकिन सफलता या असफलता मार्शल हॉल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि खुद सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल क्लैन पर निर्भर करती। यह सुनकर निंग फेंगजी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत कारण पूछा। युए गुआन ने मुस्कुराते हुए समझाया कि दुनिया के लोग मानते हैं कि सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल पगोडा का 79वां स्तर ही मार्शल सोल की अंतिम सीमा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक विशेष स्वर्गीय खजाने की कमी है। उस खजाने को पाने के बाद मार्शल सोल को विकसित किया जा सकता है और उसकी सीमा को तोड़ा जा सकता है। पूरे दोलुओ महाद्वीप में प्रसिद्ध अद्वितीय प्रतिभाशाली बन चुका था। उसने शिष्टता से निंग फेंगजी को प्रणाम किए और अपनी उंगली से निंग रोंगरोंग के मासूम चेहरे को हल्के से छुआ। उसका व्यवहार बेहद शांत और नम्र था। निंग फेंगजी उस खजाने की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। निंग फेंग ने सीधे कहा कि यह वस्तु प्राचीन समय से ही महाद्वीप में मौजूद है एंड फिलहाल केवल मार्शल हॉल के पास ही है। इसके बाद उसने सीधे मुद्दे पर प्रहार किया। क्या तुम इस खजाने को अपनी बेटी के लिए मांग रहे हो? अवसर मांगने और किसी गठबंधन का हिस्सा बनने में आखिर अंतर क्या है? निंग फेंगजी कड़वाहट से मुस्कुराया एंड कुछ देर चुप रहा। लिंग फेंग की आंखें साफ थी। उसने एक ही बात कहकर निंग फेंगजी को जैसे नींद से जगा दिया। गठबंधन लाभों का आदान प्रदान होता है, लेकिन पिता के रूप में अपनी बेटी के भाग्य को बदलना कुछ और है। उसने साफ कहा कि सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल क्लैन के पास शक्ति, धन एंड संबंधों में किसी चीज की कमी नहीं है। वे निंग रोंगरोंग को जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो उसकी 79वें स्तर की जीवन भर की सीमा को भी हमेशा के लिए तय कर देंगे। केवल मार्शल हॉल ही उसे अपनी नियत उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंचने का अवसर दे सकता है। निंग फेंगजी ने अपनी गोद में बैठी मासूम बेटी को नीचे देखा। उसके मन में तरह तरह के संघर्ष चल रहे थे। काफी देर बाद उसने सिर उठाया एंड मार्शल सोल हॉल की मांग पूछी। लिंग फेंग ने शांत भाव से जवाब दिया कि फिलहाल सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल क्लैन को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। उस एक वाक्य ने पूरी स्थिति की असली दिशा स्पष्ट कर दी। निंग फेंगजी अब पूरी तरह समझ चुका था। इतने पर उसने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उसने सिर्फ कुछ समय मांगा ताकि वो इस मामले पर अच्छी तरह विचार कर सके। इसके बाद लिंग फेंग ने उसे वुहान सिटी में कुछ समय रुकने के लिए कहा। लिंग फेंग के जाने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा एंड निंग रोंगरोंग की ओर हाथ हिलाया। उसकी आंखों में गहरा अर्थ छिपा था। महल के अंदर अब केवल चैन चेन एंड निंग फेंगजी रह गए। 100 डॉलुओं ने धीमी आवाज में उससे उसके फैसले के बारे में पूछा। निंग फेंगजी ने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा एंड धीमी आवाज में कहा कि वो अपने क्लैन के भविष्य पर एक बार दांव लगाने का फैसला कर चुका है, अपनी बेटी के इस असाधारण अवसर के लिए। कुछ दिनों बाद सभी लोगों ने वुहान सिटी से विदा ली। इसके बाद अगले आधे वर्ष तक महाद्वीप की स्थिति ऊपर से शांत दिखाई देती रही, लेकिन अंदर ही अंदर पहले से ही कई शक्तियां हलचल कर रही थी। सेवन ट्रेजर ग्लेस्टाइल क्लैन ने चुपचाप ऊंची कीमत पर मार्शल सोल हॉल से सामान खरीदना शुरू कर दिया और फिर मार्शल सोल हॉल की दुर्लभ धातु की जरूरतों को लागत मूल्य पर पूरा करने लगा। यह अदृश्य व्यापारिक गठबंधन निंग फेंगजी के फैसले को पूरी तरह साबित कर चुका था। टियानदो के दरबार में एम्परर बेहद गुस्से में था, लेकिन मार्शल सोल हॉल की शक्ति से डर के कारण उसके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान मार्शल सोल हॉल की बच्चों को प्रशिक्षित करने की योजना भी लगातार आगे बढ़ रही थी और क्लैन के भविष्य की नींव मजबूत हो रही थी। 6 महीने का समय पलक झपकते ही बीत गया। लिंग फेंग ने कभी भी अपनी कल्टीवेशन में ढिलाई नहीं की। लंबे समय तक 10,000 साल पुराने गोल्डन ड्रैगन को पोषण देने एंड इमॉर्टल हर्ब की बची हुई औषधीय शक्ति के कारण उसकी सोल पावर लगातार बढ़ती रही एंड वो सफलतापूर्वक 59वें स्तर की अंतिम सीमा को तोड़ने के करीब पहुंच गया। कियानगू परिवार के कल्टीवेशन रूम में लिंग फेंग पालथी मारकर बैठा था। उसके पूरे शरीर के चारों ओर सोल पावर लगातार घूम रही थी एंड बेहद सघन हो चुकी थी। उसके नींव सामान्य ब्रॉन्ज स्तर के सोल मास्टर से कहीं अधिक मजबूत थी। उसका विशेष शरीर आइस एंड फायर दोनों से अप्रभावित था, जिसके कारण वो सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना तेजी से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। 3 दिनों तक बंद कमरे में कल्टीवेशन करने के बाद उसने 10,000 साल पुराने गोल्डन ग्लू का आखिरी टुकड़ा निगल लिया एंड अपनी ब्रेक थ्रू की नींव को पूरी तरह मजबूत कर लिया। कमरे के बाहर कियानगू डोंगशियाओ एंड टुबा व्योयर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। दोनों के दिल में उम्मीद थी। अचानक एक विशाल सोल पावर पूरे आंगन में फैल गई।
हल्की ड्रैगन माइट चारों दिशाओं में फैलने लगी। ब्रेक थ्रू की शक्ति अचानक फट पड़ी। कल्टीवेशन रूम का दरवाजा खुला एंड लिंग फेंग धीरे धीरे बाहर आया। उसकी ऑरा बेहद सघन एंड भारी थी। कियांग गुडोंग शियाओ ने उससे पूछा कि उसकी नींव पूरी तरह स्थिर हुई या नहीं। लिंग फेंग ने साफ कहा कि उसकी नींव बेहद मजबूत है। बची हुई औषधीय शक्ति को पूरी तरह अवशोषित करने के बाद वह स्थिर रूप से 61वें स्तर तक पहुंच जाएगा एंड फिर अपने छठे सोल रिंग को हासिल करेगा। लिंग फेंग ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह 10,000 साल पुराने सोल रिंग को नहीं बल्कि 1,00,000 साल पुराने सोल रिंग को हासिल करेगा। उसने पहले से ही पूरी योजना बना रखी थी। जब उसकी स्थिति पूरी तरह सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तब वह स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट जाएगा एंड वहां हेवन द्वारा पोषित डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर का सोल रिंग अवशोषित करेगा। पिता और पुत्र ने इसी दौरान टैंग हाओ एंड क्लियर स्काई क्लैन पर भी ध्यान दिया। क्लियर स्काई क्लैन अभी भी पहाड़ बंद करके छिपा हुआ था। टैंग हाओ की ओर से लंबे समय से कोई खबर नहीं थी। लिंग फेंग सब समझ रहा था। वो जानता था कि यह शूरा गॉड की शक्ति धारण करने वाली शक्तिशाली व्यक्ति इतनी आसानी से हमेशा के लिए शांत नहीं रहेगा। जिस दिन वह वापस लौटेगा उसी दिन क्लियर स्काई क्लैन एंड ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन से हिस्सा चुकता करने का युग शुरू होगा। अपनी स्थिति को अच्छी तरह तैयार करने के बाद लिंग फेंग मार्शल सोल हॉल के गोपुन ध्यान में पहुंचा। महल के अंदर सभी गोपुन अपने अपने काम में लगे हुए थे। लिंग फेंग की बदली हुई ऑरा महसूस होते ही सभी की निगाहें एक साथ उसकी ओर मुड़ गई। लिंग फेंग ने शांत भाव से प्रणाम किया। मैं लिंग फेंग सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं। वह सहजता से आगे बढ़ा। मुख्य आसन पर बैठे कियान दाओलियो ने एक नजर में ही उसके ब्रेक थ्रू को देख लिया। जब उसे पता चला कि लिंग फेंग केवल 11 साल की उम्र में 60वें स्तर को पार कर चुका है तो 6 गोपुन पूरी तरह हैरान रह गए। गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुआ ने बेहद प्रशंसा के साथ कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में लिंग फेंग जैसा असाधारण युवा प्रतिभा। जुन एंड जांगमो दोनों भाइयों ने अपनी युवावस्था की कल्टीवेशन से लिंग फेंग की तुलना की एंड उनके बीच का अंतर देखकर मन ही मन हैरान रह गए। किंग लुआन, श्योंगशी एंड वांग लिंग तीनों गोपुन ने भी एक के बाद एक कहा कि लिंग फेंग की नींव बेहद मजबूत है एंड उसकी प्रतिभा असाधारण है। वह मार्शल सोल हॉल की नंबर 1 प्रतिभा कहलाने के पूरे तौर पर योग्य है। कियान दाओलियो ने हाथ उठाकर सभी की चर्चा रोक दी। उसने गंभीरता से लिंग फेंग से उसके छठे सोल रिंग की योजना पूछी। लिंग फेंग ने साफ कहा कि वह स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट जाकर डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर का 1,00,000 साल पुराना सोल रिंग अवशोषित करेगा। उसने यह भी बताया कि डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर की मानसिक शक्ति बेहद खतरनाक है। जिसकी मानसिक दृढ़ता कमजोर होगी उसके लिए उसका सोल रिंग उल्टा प्रतिक्रिया करके गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कियान दाओलियो ने उसे पूछा कि क्या वह अभी भी इस ब्रेक थ्रू पर अड़ा हुआ है। लिंग फेंग की अभिव्यक्ति गंभीर एंड दृढ़ थी। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उसके पास इसे सफलतापूर्वक पूरा करने का पूरा भरोसा है। लिंग फेंग की मजबूत मानसिक स्थिति देखकर कियान दाओलियो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फैसला किया कि वह खुद उसके साथ स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट जाएगा एंड उसकी रक्षा करेगा। लिंग फेंग थोड़ा घबरा गया और विनम्रता से मना करने लगा। वो नहीं चाहता था कि मार्शल सोल हॉल की ग्रेट वर्शिप को खुद उसकी रक्षा के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़े। क्युआंग डाओ ल्यू ने शांत भाव से कहा कि वो केवल उसकी रक्षा करने के लिए नहीं जा रहा है। काफी समय से वो वहां नहीं गया था और अब इस अवसर का इस्तेमाल करके वहां जाना भी ठीक रहेगा। इसके बाद उसने लिंग फेंग को 3 दिन बाद पूरी तैयारी के साथ निकलने के लिए कहा। 3 दिन बाद कोपन विदेट के बाहर 2 आकृतियां हवा में उठीं और सीधे स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट की ओर उड़ चलीं। क्युआंग डाओ ल्यू सफेद वस्त्रों में आकाश में उड़ रहा था। उसकी उड़ान में बिल्कुल भी सोल पावर की हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही नीचे अनंत हरे भरे पेड़ों से भरा स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट दिखाई देने लगा। दोनों ने अपनी गति धीमी की और सीधे उसके कोर एरिया में प्रवेश कर गए। रास्ते में हजारों सोल बीस्ट ने क्युआंग डाओ ल्यू की भयानक ऑरा को महसूस किया और सभी पूरी तरह दब गए। कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गहरे नीले और शांत लाइफ लेक के सामने डीटियान हाथ पीछे किए खड़ा था। वो काफी समय से उनका इंतजार कर रहा था। लिंग फैंग को देखते ही सोल बीस्ट के शासक ने उसकी बढ़ी हुई कल्टीवेशन को एक नजर में पहचान लिया। उसने लगातार उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की और कहा कि उसकी प्रतिभा उस समय के युवा एंजल गॉड से भी कहीं अधिक है। इसके बाद डीटियान ने एक चौंकाने वाली बात कही। जिस डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर को लिंग फैंग ने 4 वर्षों तक खुद तैयार किया था, वो पहले ही 1 लाख साल की सीमा पार कर चुका था और अब उसकी कल्टीवेशन लगभग 2 लाख साल के करीब पहुंच चुकी थी। वो पहले ही एक खुंगसॉस के स्तर में प्रवेश कर चुका था। डीटियान ने गंभीरता से चेतावनी दी कि 2 लाख साल पुराने खुंगसॉस के भीतर जमा हुई भयानक आसमान तक पहुंच चुकी होती है। उसकी मानसिक शरण शक्ति सामान्य 10,000 साल पुराने सोल बीज से कहीं अधिक होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो वो व्यक्ति की मानसिक चेतना को निगल सकता है। डीटियान ने लिंग फैंग से पूछा कि क्या वो अभी भी अपना ब्रेक थ्रू जारी रखने पर अड़ा हुआ है। लिंग फैंग का चेहरा गंभीर था। उसने दृढ़ता से जवाब दिया। डीटियान ने इसके बाद कोई और सवाल नहीं किया। वो मुड़ा और दोनों को लाइफ लेक के पार ले गया। कुछ देर बाद वे एक अंधेरी और सुनसान घाटी के सामने पहुंचे। घाटी की दीवारें बेहद खड़ी थी। वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। घाटी के नीचे और हिंसक ऑरा फैल रही थी। उसमें हल्की ड्रैगन माइट भी मिली हुई थी, जिससे आसपास का वातावरण बेहद डरावना बन गया था। डीटियान ने कहा कि उसने पहले ही वहां एक फॉर्मेशन लगा दी है और डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर को उसके अंदर फंसा दिया है। वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। लिंग फैंग अकेला अंदर जाकर अपना ब्रेक थ्रू करेगा। अगर वो जीवन और मृत्यु के बीच पहुंच गया तो डीटियान खुद आगे आकर उसकी जान बचाएगा। डीटियान गंभीरता से उसे समझा रहा था। एक मानव युवक और एक सोल बीस्ट के बीच ये घटना एक नया चमत्कार पैदा कर सकती थी। डीटियान के मन में भी गहरी जिज्ञासा थी।
वो देखना चाहता था कि क्या यह असाधारण मानव युवक 2 लाख साल पुराने खुंगसॉस के सोल रिंग की फांसत को सहन कर पाएगा। घाटी की गहराई में अचानक लाल रंग की विशाल पशु आंखें खुल गईं। उसी क्षण लिंग फैंग के शरीर पर 6 सोल रिंग्स दिखाई दिए। डार्क होली ड्रैगन मार्शल सोल पूरी तरह प्रकट हो गया। उसने पानलोंग स्टाफ को कसकर पकड़ लिया और पूरी सावधानी से सामने देखने लगा। एक विशालकाय बाघ धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसका पूरा शरीर काला था। उसकी पीठ पर 2 विशाल पंख थे। उसकी छाया और हिंसक ऑरा ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। 2 लाख साल पुराना डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर लिंग फैंग को ऊपर से घूर रहा था। बाघ ने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी। उसकी हर हरकत जमीन को दहला रही थी। लिंग फैंग ने अपनी डार्क होली ड्रैगन मार्शल सोल को और मजबूत किया। उसकी धमनियों में दौड़ती सोल पावर अब हवा में गूंज रही थी। बिना एक पल गवाए उसने पानलोंग स्टाफ से बाघ पर हमला किया। दोनों के बीच टक्कर से पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया। सामने 60वें स्तर के सोल किंग रेल्म वाले लिंग फैंग को देखकर डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर ने आसमान हिला देने वाली जोरदार हंसी लगाई। उसके स्वर में पूरी तरह उपहास और तिरस्कार भरा हुआ था। उसने मुंह खोलकर काले रंग की 7 शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गया। लिंग फैंग की शांत और बिना किसी लहर वाली आंखों ने उसके मन में बेचैनी पैदा कर दी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इविल गॉड टाइगर ने ठंडी आवाज में पूछा। लिंग फैंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। डरता हूं, लेकिन फिर भी लड़ना है। इन शब्दों ने हजारों वर्षों से जीवित इविल गॉड टाइगर की रुचि जगा दी। उसने हाथ उठाया और एक धूसर रोशनी का गोला बना दिया। सिर्फ एक इंसान सोल किंग। धूसर रोशनी ने तुरंत पूरी घाटी को ढक लिया। अंतरिक्ष टूटने लगा और लगातार अस्थिर होने लगा। एक ऐसी विचित्र शक्ति ने लिंग फैंग के शरीर को जकड़ लिया जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। जब रोशनी धीरे धीरे गायब हुई तो लिंग फैंग की आंखें सिकुड़ गई। वो खुद को 6 साल के बच्चे के रूप में बदलता हुआ देख रहा था। उसके सामने डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर भी एक छोटे बच्चे जैसे बाघ में बदल चुका था। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसके भीतर से निकलने वाली भयानक खुंगवी अब भी आसमान तक पहुंच रही थी। छोटे बाघ ने मासूम सी आवाज में कहा, मेरे जीवन मृत्यु के निर्णायक मैदान में आपका स्वागत है। उसकी आवाज बचपन जैसी थी, लेकिन उसका लहजा बेहद घमंडी था। यहाँ सभी के स्तर का अंतर पूरी तरह मिट जाता है। अब तुम और मैं दोनों अपने बचपन के रूप में। मेरे पास हजारों वर्षों का युद्ध अनुभव है। तुम मेरे सामने क्या करोगे? लिंग फैंग ने अपने छोटे हाथों को देखा, लेकिन उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। इसके बजाय उसकी आंखें और भी तेज हो गई। उसने एक एक शब्द दृढ़ता से कहा, मेरी सोल पावर का स्तर तुमने बराबर कर दिया है, लेकिन तुम मेरी शारीरिक नींव को नहीं मिटा सकते। 6 बार की तपस्या ने मेरी आइस और फायर दोनों मुझ पर असर नहीं करते। मेरे पास उच्च स्तर के सोल किंग की मानसिक शक्ति है। मैंने खुद 38,000 साल पुराने डार्क ड्रैगन को मारकर अपना तीसरा सोल रिंग हासिल किया था। तुम मेरे सोल पावर के स्तर को मिटा सकते हो, लेकिन मेरी शारीरिक नींव, सर्वोच्च मानसिक शक्ति और हजारों बार तपाई गई मेरी लड़ाई की क्षमता को नहीं मिटा सकते। पानलोंग स्टाफ धीरे धीरे उसकी हथेली में आ गया। लिंग फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी ऑरा ने पूरे मैदान को दबा दिया। डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर का चेहरा आखिरकार गंभीर हो गया। अब उसे समझ आया कि सामने वाला इंसान बिल्कुल साधारण नहीं था। उसकी नींव बेहद भयानक थी। अब उसने समय बर्बाद नहीं किया। अंतरिक्ष की अत्यधिक गति का सहारा लेकर वो अचानक लिंग फैंग पर झपटा। एक इंसान और एक छोटे बाघ के बीच जीवन मृत्यु का मुकाबला शुरू हो गया। लड़ाई कुछ ही क्षणों में बेहद भयंकर हो गई। यहाँ किसी के सोल पावर के स्तर का दबाव नहीं था, सिर्फ शुद्ध शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल की टक्कर थी। जितना अधिक इविल गॉड टाइगर लड़ता गया, उतना ही अधिक हैरान होता गया। उसके शक्तिशाली पंजे लिंग फैंग के शरीर की रक्षा को तोड़ नहीं पा रहे थे। उसकी बाधाल शिक्की लिंग फैंग की मानसिक रक्षा को भी भेद नहीं पा रही थी। लिंग फैंग की आक्रमण और रक्षा के बीच तालमेल पूरी तरह निर्दोष था। उसका युद्ध अनुभव सामान्य लोगों की कल्पना से कहीं अधिक था। कियान डाओ ल्यू और डी तियान हवा में खड़े होकर इस लड़ाई को देख रहे थे। डी तियान ने गंभीरता से कहा कि ये जीवन मृत्यु का निर्णायक मैदान इविल गॉड टाइगर क्लैन की अंतिम सर्वोच्च शक्ति है। अनगिनत शक्तिशाली लोग इसके अंदर हार चुके थे। कियान डाओ ल्यू ने मैदान में मौजूद उस युवक को देखा। उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य था। ये 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट के स्वेच्छा से बलिदान करने का संकेत था। इविल गॉड टाइगर अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हजारों वर्षों की कल्टीवेशन एक इंसान के सामने गिर गई थी, लेकिन निष्पक्ष निर्णायक लड़ाई में हारने के बाद उसके मन में कोई असंतोष नहीं बचा था। उसकी लाल आंखों में अब हत्या की भावना नहीं थी। तुमने मुझे आमने सामने हरा दिया है। तुम मेरे बलिदान के योग्य हो। अचानक भयंकर लाल रोशनी ने पूरे मैदान को घेर लिया। 10,000 वर्षों पुराना इविल गॉड टाइगर स्वेच्छा से बलिदान करने का निर्णय ले चुका था। गरम रक्त जैसी लाल रोशनी आसमान में उठी और पूरी घाटी को ढक लिया। डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर की आखिरी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। इंसान, मेरे इविल गॉड नाम को याद रखना। मेरी शक्ति को लेकर डूलो के शिखर तक पहुंच जाना। इसी समय स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में गंभीर रूप से घायल टैंग हाउ जंगल में भटक रहा था। उसके शरीर पर अभी तक चोटों के निशान थे और वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। आधे साल पहले मार्शल सोल हॉल से भागने के बाद वो क्लियर स्काई क्लैन में मौजूद टैंग सैन को साथ लेकर लगातार जगह जगह भटक रहा था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट में घुस आया और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने तथा बदला लेने की शक्ति हासिल करने के लिए सोल रिंग तलाशने लगा। दूर से अचानक आसमान की ओर उठती एक भयंकर रोशनी ने टैंग हाउ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़क उठा।
इतनी विशाल और शुद्ध ऊर्जा निश्चित रूप से 1 लाख साल से भी पुराने सर्वोच्च स्तर के सोल बीस्ट के बलिदान से ही आ सकती थी। टैंग हाउ अच्छी तरह जानता था कि स्टारडाउ के कोर एरिया में किसी सर्वोच्च स्तर के सोल बीस्ट को ऐसा बलिदान करने के लिए मजबूर करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। अपनी अभी तक पूरी तरह ठीक न हुई चोटों और 9वें सोल रिंग की कमी के कारण वो एक अर्ध टाइटल डोल्यू से अधिक नहीं था। ऐसी स्थिति में बिना सोच के उस मौके की जांच करना सीधे मौत को बुलाना था। लेकिन बदले की आग और शक्ति पाने की अत्यधिक इच्छा ने उसे जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपना शरीर नीचे किया और चुपचाप कोर एरिया की ओर बढ़ने लगा। वो इस असाधारण अवसर को हासिल करना चाहता था। लेकिन जैसे ही टैंग हाउ कोर एरिया के करीब पहुंचने वाला था, आत्मा की गहराई से आने वाला एक सर्वोच्च दबाव अचानक उस पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर जैसे जमीन में धंस गया। ठंडी और हड्डियों तक उतर जाने वाली शनमेन की आवाज कि उसकी सांस रुकने लगी। उस भयानक डर ने टैंग हाउ के मन में बची हुई आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। उसने एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत मुड़कर बुरी तरह भाग गया। उसने इस असाधारण अवसर को पूरी तरह छोड़ दिया। घाटी के बाहर डीतियान ने अपना दबाव वापस ले लिया। उसकी सुनहरी आंखों में तिरस्कार था। सिर्फ एक बेघर कुत्ता फिर भी इस असाधारण अवसर पर नजर डालने की हिम्मत करता है। कियान डाउ ल्यू ने शांत स्वर में कहा, उसे जीवित रहने दो। भविष्य में शायद वो लिटिल फैंग के लिए कुछ काम आ जाए। दोनों की बात खत्म होते ही उनकी निगाहें फिर से घाटी के अंदर चली गई। इस समय घाटी में फैली लाल रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। लिंग फैंग पालथी मारकर बैठा था। उसकी ऑरा बेहद शक्तिशाली और स्थिर थी। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर एक गहरी और भारी लाल सोल रिंग दिखाई दी। उसके ऊपर हल्की धूसर रोशनी तैर रही थी। ये शुद्ध 2 लाख साल पुराना डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर सोल रिंग था। उसी समय एक विशेष लेफ्ट आर्म सोल बोन भी पूरी तरह उसके शरीर में समा गया। उसके भीतर ईवल गॉड की शक्ति, स्पेस, विंड और थंडर जैसी कई भयानक शक्तियां आपस में जुड़ गईं। इन शक्तियों ने डार्क होली ड्रैगन मार्शल सोल के साथ अत्यंत शक्तिशाली तालमेल बनाया। लिंग फैंग की युद्ध शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। उसने आंखें खोली। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वो खड़ा हुआ और हाथ उठाकर अपना छठा सोल रिंग प्रकाशित किया। छठी सोल स्किल, ईवल गॉड जेड। धूसर रोशनी ने तुरंत पूरी घाटी को ढक लिया। इस क्षेत्र के भीतर अंतरिक्ष और समय मुड़ने लगे। दुश्मन के समय के प्रवाह की गति बहुत धीमी हो गई, जबकि लिंग फैंग की गति को अत्यधिक बढ़ावा मिला। फिलहाल ये क्षेत्र केवल 1000 जान के दायरे तक ही फैला था और लगभग आधे घंटे तक टिक सकता था। लेकिन फिर भी ये किसी भी सर्वोच्च स्तर की लड़ाई का परिणाम बदलने के लिए पर्याप्त था। इसके तुरंत बाद लिंग फैंग के बाएं हाथ पर काले रंग के तराजू पूरी तरह फैल गए। एक शक्तिशाली पंजा बन गया और उसकी चमक पूरे वातावरण को चीरने लगी। छठी सोल स्किल, ईवल गॉड क्लॉ। पंजे की धार ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और उसके पीछे लंबे समय तक बनी रहने वाली काली दरार छोड़ दी। इसके साथ जुड़ी शेयाक शक्ति बेहद विनाशकारी थी। जिस व्यक्ति पर इसका वार होता उसके घावों का ठीक होना बेहद कठिन होता। इसके अलावा इसमें अंतरिक्ष की शक्ति भी थी, जो किसी भी बाधा को अनदेखा करके बेहद दूर से हमला कर सकती थी। 2 लाख साल पुराने सोल रिंग की भयानक शक्ति लिंग फैंग ने पूरी तरह प्रदर्शित कर दी। उसने हल्के से ईवल गॉड क्लॉ को घुमाया। अंतरिक्ष की दरार काफी देर तक बनी रही। उसकी अत्यधिक विनाशकारी शक्ति देखकर डीतियान लगातार उसकी प्रशंसा करता रहा। उसने सीधे कहा कि लिंग फैंग ने डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर की पूरी शक्ति को लगभग अपने अंदर समा लिया है। यहां तक कि लेवल 99 सुप्रीम डूलो कियान डाउ ल्यू भी उसकी स्थिति को पूरी तरह पकड़ नहीं सकता था। कुछ ही क्षण बाद लिंग फैंग की आकृति अचानक मैदान से गायब हो गई। यह अवस्था उसे लगभग सभी हमलों और निगरानी से बचा सकती थी। इसकी एकमात्र कमी थी कि इसे किया जा सकता था और हर बार लगभग एक धूप की अवधि तक ही टिक सकता था। कियान डाउ ल्यू के चेहरे पर संतुष्टि थी। उसने कहा कि लिंग फैंग की वर्तमान क्षमताएं और उसकी युद्ध रणनीति पहले ही अधिकांश सोल डूलो से आगे निकल चुकी हैं। डीतियान ने भी गंभीरता से स्वीकार किया कि उसकी सर्वोच्च मानसिक शक्ति और ईवल गॉड की शक्ति के साथ कोई सामान्य सोल सेंट अगर उसके क्षेत्र में प्रवेश करे तो उसके लिए जीवित बचना लगभग असंभव होगा। लिंग फैंग ने साफ महसूस किया कि डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर की कुछ इच्छा शक्ति उसकी अपनी शक्ति की नींव में समा चुकी है और अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। उसने डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर की छिपी हुई डिवाइन आर्टिफैक्ट इनहेरिटेंस वाली काली गेंद को भी सावधानी से छिपा दिया। डीतियान ने कैजुअली अभी थोड़ी देर पहले टैंग हाउ के जासूसी करने की बात छेड़ी। उसके शब्दों में पूरी तरह तिरस्कार था। लिंग फैंग ने यह सुनकर शांत भाव से मुस्कुरा दिया। उसे बिल्कुल अफसोस नहीं था। उसने बस इस पुराने हिसाब को मन में दर्ज कर लिया और तय किया कि पुराने और नए सभी हिसाब भविष्य में चुकाए जाएंगे। जैसे ही दोनों वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, घाटी की गहराई में अचानक हलचल हुई। डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर के शरीर से एक अलग तरह की रोशनी चमकने लगी। ये अभी की लाल रोशनी से बिल्कुल अलग थी। सारी चमक धीरे धीरे उसके टूटे हुए पूंछ वाले हिस्से की ओर इकट्ठा होने लगी। पूंछ के अंतिम हिस्से में एक बेहद नुकीला हुक लगा हुआ था। उस पर रहस्यमय रोशनी घूम रही थी। वो हवा में तैरने लगा और अपने आप किसी योग्य मेजबान की तलाश करने लगा। लिंग फैंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह चमक अचानक उसकी ओर गोली की तरह चली आई। एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वह हुक तुरंत उसकी रीढ़ और पूंछ वाले हिस्से में समा गया। अत्यंत भयानक दर्द ने पूरे शरीर को झकझोर दिया। यह दर्द हड्डियों को खुरचने जैसा था। लिंग फैंग ने हल्के से शरीर को मोड़ा और अपने दांत कसकर भींच लिए। तक नहीं निकाली। अपनी अत्यंत मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे उसने बाहरी सोल बोन और ईवल गॉड होक की इस भयानक यातना को सहन कर लिया। डीतियान, लेकिन उसने पूरी प्रक्रिया के दौरान एक आवाज तक नहीं निकाली। अपनी अत्यंत मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे उसने बाहरी सोल बोन और ईवल गॉड हुक की इस भयानक यातना को सहन कर लिया। डीतियान का चेहरा पूरी तरह हैरानी से भर गया। ये एक सर्वोच्च लेफ्ट आर्म सोल बोन और एक शीर्ष स्तर का बाहरी ईवल गॉड हुक था। इन शक्तियों के जुड़ने के बाद लिंग फैंग का स्तर स्थिर रूप से 68वें स्तर तक पहुंच गया और उसकी नींव में जरा भी कमजोरी नहीं आई।
अब कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डोनेट करके समर्थन करें। पुनर्जन्म लेकर दो लोगों की दुनिया में आने के बाद शुरुआत में ही दो दिव्य स्तरीय मार्शल सोल्स जागृत करने वाला और क्यान रेंजू का बचपन का दोस्त बनने वाला लिंगफेंग इस समय दिटियान के साथ खड़ा था। दोनों की निगाहें उस बाहरी सोल बोन पर टिकी थीं जो डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर की घाटी में बने अवशेष से निकला था। गोल्डन क्रोकोडाइल दो लोगों की आंखों में भी गहरा आश्चर्य था। ये एक पूर्ण बाहरी सोल बोन था। उस डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर ने अपनी आखिरी बची हुई शक्ति और अपना अंतिम गर्व सब कुछ लिंगफेंग को सौंप दिया था। लिंगफेंग कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में वो साफ महसूस कर सकता था कि सोल बोन के भीतर बची आखिरी चेतना में जरा भी द्वेष नहीं था। वहां केवल एक भारी जिम्मेदारी और भरोसा था। लिंगफेंग ने मन ही मन धीरे से वादा किया, वो इविल गॉड की इस विरासत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। क्यान दाओलियू ने उसकी ओर देखकर पूछा, इस सोल बोन की क्षमताएं कैसी हैं? लिंगफेंग ने आंखें बंद की और शांत होकर उसके भीतर की शक्ति को ध्यान से महसूस किया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बताया, पहली क्षमता इविल गॉड होक थी। ये इविल गॉड होक की शक्ति से दुश्मन को बांध सकती थी। उसमें शयाद शक्ति भरकर उसके मार्शल सोल और मानसिक चेतना को धीरे धीरे कमजोर कर सकती थी। इसकी बंधन शक्ति बेहद मजबूत थी और इससे बाहर निकलना बहुत कठिन था। दूसरी क्षमता टाइम स्टॉप थी। ये लगभग एक जांग के क्षेत्र में समय को पूरी तरह रोक सकती थी और लगभग 3 सांसों तक स्थिति को बनाए रख सकती थी। सिर्फ 3 सांसें, लेकिन युद्ध के मैदान में यही 3 सांसें पूरी लड़ाई का परिणाम बदलने और जीत हार तय करने के लिए पर्याप्त थी। लिंगफेंग ने थोड़ी देर रुककर तीसरी और सबसे असाधारण क्षमता बताई। तीसरी क्षमता थी इविल गॉड पोटेंशियल। यह सोल बीस्ट की मृत्यु के बाद बिखर जाने वाली मूल ऊर्जा को अवशोषित करके पोषण में बदल सकती थी और लिंगफेंग के पहले से मौजूद सोल रिंग्स की आयु बढ़ा सकती थी। यह सुनते ही दिटियान की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। सोल रिंग की आयु निश्चित होती है। यह सोल वर्ल्ड का हजारों वर्षों से चला आ रहा नियम था, लेकिन लिंगफेंग ने तुरंत इसकी सीमाएं भी बता दी। यह शक्ति इविल गॉड टाइगर के समय के मूल स्रोत पर निर्भर करती थी। यह सोल बीस्ट के समय के बिखरे हुए अंशों को वापस खींचकर सोल रिंग की आयु बढ़ा सकती थी, लेकिन यह केवल समान एट्रीब्यूट वाले सोल बीस्ट की ऊर्जा पर ही प्रभावी थी। इसके अलावा इसका ऊर्जा खर्च बेहद अधिक था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर बार इस इविल गॉड शक्ति का इस्तेमाल करने पर अगर कोई इसके प्रभाव में डूब गया तो अंततः उसे फांशे का सामना करना पड़ सकता था और वो हत्या की इच्छा से संचालित कठपुतली बन सकता था। दिटियान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गंभीरता से चेतावनी दी कि इस निषिद्ध शक्ति का आकर्षण बेहद खतरनाक था। इसे कभी भी आसानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इविल गॉड टाइगर क्लैन के विनाश का इतिहास दोबारा दोहराया जा सकता था। लिंगफेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके मन में विचार आते ही इविल गॉड हुक धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर समा गया। उससे जुड़ी रक्त सी गहरी बंधन भावना काफी देर तक बनी रही। क्यान दाओलियू के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान दिखाई दी। लिंगफेंग ने आखिरी बार घाटी की गहराई की ओर देखा। डार्क डीमन इविल गॉड टाइगर की बची हुई रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने अपनी सारी शक्ति लिंगफेंग को सौंप दी थी। लिंगफेंग ने मन ही मन फिर वादा किया कि वो इस शक्ति को बेहद सावधानी से संभालेगा। इसी दौरान स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में टैंग हाउ बुरी तरह भाग रहा था। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था और उसकी चोटें अभी भी गंभीर थी। कुछ ही देर पहले जिस शौंसाव की शक्ति ने उसे दबाया था, उसका दबाव इतना भयानक था कि वो क्यान दाओलियू से भी ज्यादा घुटन पैदा करने वाला महसूस हुआ। उसके मन में अत्यधिक निराशा पैदा हो गई। टैंग हाउ ने अनुमान लगाया कि उस प्रकाशमय ऊर्जा को अवशोषित करने वाला व्यक्ति मार्शल सोल हॉल का कोई सर्वोच्च प्रतिभाशाली युवक होगा। भविष्य में वही उसके बदले का सबसे बड़ा अवरोध बनेगा। उसके मन में अपराध बोध भी था और बदले की आग भी। उसने अपने छोटे बेटे को एक किसान दंपति के हवाले कर दिया। उसने अपना नाम भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि बच्चे को लिटिल सान कहकर बुलाएं। सोते हुए बच्चे को आखिरी बार देखकर टैंग हाउ ने अपने मन के सारे लगाव को दबा दिया। उसने अपने पीछे की सभी चिंताओं को काट दिया और निर्णायक रूप से जंगल की गहराई में चला गया। इस बार उसके पास केवल एक लक्ष्य था, टाइटल दोलुओ बनना। या तो वह सफल होगा या फिर मर जाएगा। उसने पहले ही अपने लिए एक उपयुक्त 80,000 साल पुराने ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप को चुन लिया था। अभी तक पूरी तरह ठीक न हुए टैंग हाउ ने अपनी पूरी शक्ति से सोल पावर को बाहर निकाला। उसके सोल रिंग्स तेजी से चमकने लगे और भयंकर शक्ति फट पड़ी। ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप के भीतर छिपी भयानक शक्ति भी पूरी तरह जाग उठी। एक विशाल ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी शक्ति आसमान तक पहुंच रही थी। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और जमीन पर जोरदार प्रहार कर दिया। टैंग हाउ ने क्लियर स्काई हैमर उठाकर उस हमले को सीधे रोकने की कोशिश की। भयंकर धमाके से पूरा जंगल कांप उठा। चारों तरफ की जमीन और पत्थर उड़ गए। टैंग हाउ तुरंत पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसके पुराने घाव फिर से फट गए। वो हर बार हथौड़ा चलाता, लेकिन ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप आसानी से उसके हमलों को रोक देता। उसकी चोटें लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन बदले की आग उसे लगातार लड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वो मरने से भी नहीं डर रहा था। ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप आखिरकार पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने दोनों विशाल हथेलियों को पहाड़ की तरह उठाया और जोरदार प्रहार किया। पूरी शक्ति से किए गए उस हमले ने टैंग हाउ को बुरी तरह घायल कर दिया। वो टूटे हुए मलबे के बीच गिर पड़ा। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं और पूरे शरीर से खून बह रहा था। फिर भी वो पागलों की तरह हंसता रहा। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय धरती जोर से कांप उठी। एक अत्यंत भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। अभी तक भयंकर ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप भी अचानक शांत हो गया। वो डर के मारे कांपने लगा और जमीन पर झुक गया। जंगल की गहराई से लगभग 20 जांग ऊंचा एक सुनहरा टाइटन जायंट एप धीरे धीरे सामने आया। वो 1 लाख साल पुराना शौंसौ किंग था। उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास की हवा जम गई।
ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप का पूरा शरीर कठोर हो गया। उसकी बचने की क्षमता पूरी तरह दब गई, यहां तक कि वो माफी मांगने के लिए मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। टाइटन जायंट एप ने ऊपर से उस छोटे इंसान को देखा, फिर उसने हाथ उठाया। एक विशाल पैर अचानक आसमान से नीचे आया और जमीन पर जोरदार तरीके से पड़ा। मरने से पहले टैंग हाउ के दिमाग में आवेन और टैंग सान की छवियां चमकी। उसके भीतर वर्षों से जमा बदले और नफरत के बीच अचानक एक अजीब सी शांति आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ मौत को स्वीकार कर लिया। विशाल पैर के नीचे जमीन धंस गई, एक गहरा गड्ढा बन गया। टैंग हाउ का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया, वो वहीं मारा गया। टाइटन जायंट एप ने उस मृत ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप की ओर एक नजर और फिर जंगल की गहराई में लौट गया। कुछ ही देर में पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। 3 दिन बाद किसान दंपति काफी देर तक टैंग हाउ का इंतजार करते रहे। जब वो वापस नहीं आया तो उनके मन में समझ आ गया कि उसके साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। दोनों ने उस बच्चे की पहचान और उसके परिवार के बारे में सोचा। उन्होंने फैसला किया कि वे बच्चे को अपने पास रखेंगे, उसे खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं होने देंगे। वे उसे शिक्षा भी देंगे। गरीब परिवारों के बच्चों को भी अब पढ़ने का अवसर मिल सकता था, इसलिए दोनों के मन में उम्मीद जगी कि जब वांग सान बड़ा होगा तब वे उसे मार्शल सोल किंडरगार्टन में भेजेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि वो वहां ज्ञान हासिल करेगा, अपने कौशल सीखेगा और आगे चलकर अपने भाग्य को बदल पाएगा। इसी समय वुहान सिटी में लिंग फेंग के मन में अचानक एक अजीब खालीपन पैदा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन वो इसका पता नहीं लगा सका। उसने इसे ब्रेक थ्रू के बाद अपनी अस्थिर कल्टीवेशन का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। किसी को नहीं पता था कि अनजाने में उसने अपने भाग्य से जुड़े एक पुराने संबंध को काट दिया था। लिंग फेंग के पास डार्क डीमन ईवल गॉड टाइगर की सोल बोन की एक और छिपी हुई शक्ति भी थी। उसकी दूसरी क्षमता लाइफ एंड डेथ डुअल अरीना थी। यह 70वें स्तर के नीचे के किसी भी विरोधी को जबरन इस विशेष अरीना में खींच सकती थी। अरीना के अंदर सभी की उम्र और कल्टीवेशन वापस 6 साल की अवस्था में पहुंच जाती थी, लेकिन लिंग फेंग को अकेले अतिरिक्त वृद्धि मिलती थी। इस क्षमता की संभावनाएं बेहद भयानक थी। भविष्य में वो इसी शक्ति के सहारे अपने स्तर से ऊपर जाकर डिवाइन स्तर के शक्तिशाली दुश्मनों को भी चुनौती दे सकता था। आधे महीने के भीतर 11 साल की उम्र में 68वें स्तर के सोल एम्परर बने लिंग फेंग की असाधारण उपलब्धि पूरे दोलुओ महाद्वीप में फैल गई। पूरी सोल वर्ल्ड में हलचल मच गई। मार्शल हॉल के कुप्पनदेद में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। शुन जाओ लियू मुख्य आसन पर बैठा था। लिंग फेंग और क्यान रेंजू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और सभी शीर्ष शक्तिशाली लोगों की नजरों और प्रशंसा का सामना कर रहे थे। गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुओ ने सबसे पहले प्रशंसा की। उसने सीधे कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में इतनी कम उम्र में इतना असाधारण प्रतिभाशाली युवक कभी नहीं देखा। क्यानजुन और जांगमो दोनों कुप्पन ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लिंग फेंग की नींव बेहद मजबूत है और उसकी प्रतिभा प्राचीन और आधुनिक समय में सर्वोच्च है। क्यान दाओ लियू ने हाथ उठाकर चर्चा को शांत किया। क्यान हुंजी ने तुरंत असली मुद्दे की बात शुरू की। 4 छोटे क्लैन में से सेंट ड्रैगन क्लैन पहले ही मार्शल सोल हॉल के अधीन आ चुका था। व्हाइट टाइगर क्लैन स्टार लो एम्पायर पर निर्भर था और उसे अपने साथ जोड़ना बेहद कठिन था। अब केवल एलिफेंट आर्मर क्लैन और फायर लेपर्ड क्लैन ही बाकी थे। इन दोनों का गुप्त रूप से दोनों बड़े साम्राज्यों से संपर्क था। खासकर लेवल 86 फायर लेपर्ड किंग बेहद घमंडी और हिंसक स्वभाव का था। वो कई बार मार्शल सोल हॉल के आदेशों का विरोध कर चुका था। अब मार्शल हॉल के लिए पूरे महाद्वीप पर दबाव बनाने और इन दोनों क्लैन को आधिकारिक रूप से अपने अधीन लाने का यह सबसे अच्छा समय था। सभा में विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि इस अभियान का नेतृत्व लिंग फेंग करेगा। क्यान हुंजी ने समझाया कि सेंट चाइल्ड को सामने भेजने का उद्देश्य केवल मार्शल सोल हॉल की गंभीरता दिखाना नहीं था, बल्कि पूरे महाद्वीप के सामने उसकी नई पीढ़ी की रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करना। उसके साथ केवल लेवल 95 जू डाउलुओ और लेवल 93 गोस्ट डाउलुओ जाएंगे। दोनों टाइटल डाउलुओ की मौजूदगी पर्याप्त दबाव पैदा करने वाली थी। उनकी सहायता और मार्शल हॉल की सर्वोच्च शक्ति के कारण यह दल लेवल 97 सुपर डाउलुओ जैसी ताकत का भी सामना कर सकता था। पूरी व्यवस्था बेहद शक्तिशाली थी। लिंग फेंग ने शांत भाव से इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। क्यान रेंजू ने भी खुद साथ चलकर इस अभियान में अनुभव हासिल करने की इच्छा जताई। क्यान हुंजी ने खुशी से इसकी अनुमति दे दी। जिनचैन भी उत्साह में उनके साथ जाने की जिद करने लगा, लेकिन गोल्डन क्रोकोडाइल दोलुओ ने उसे कड़ी आवाज में डांट दिया। आखिरकार उसे चुपचाप मार्शल हॉल में रहकर कल्टीवेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सभा में मौजूद सभी लोग ये देखकर मुस्कुरा दिए। 3 दिन बाद वुहान सिटी के बाहर एक एलीट दल पूरी तरह तैयार था। 20 सोल एम्परर स्तर के एलीट गार्ड दोनों तरफ सुरक्षा के लिए खड़े थे। पूरे दल की ऑरा बेहद गंभीर थी। लिंग फेंग और क्यान रेंजू ने बाकी लोगों से विदा ली। इसके बाद वे जू डाउलुओ और गोस्ट डाउलुओ दोनों टाइटल डाउलुओ के साथ मिल गए। सभी लोग गाड़ी पर सवार हुए और एलिफेंट आर्मर क्लैन की ओर निकल पड़े। रास्ते में लिंग फेंग ने दोनों क्लैन की स्थिति का शांत भाव से विश्लेषण किया। 82वें स्तर का ह्यू यानजेन स्वभाव से काफी समझदार था। वो लाभ देखकर पक्ष बदलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसे अपने साथ जोड़ना आसान होगा। लेकिन 86वें स्तर का फायर लेपर्ड किंग बेहद हिंसक और घमंडी था और उसके पीछे टियाउंडो एम्पायर का समर्थन भी था। वो सबसे कठिन विरोधी साबित होने वाला था। क्यान रेंजू ने चिंता जताई कि अगर फायर लेपर्ड क्लैन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। लिंग फेंग की आंखों में ठंडी चमक दिखाई दी। उसने शांत भाव से कहा, जो झुकेगा उसे अपने साथ ले लेंगे। अगर विरोध किया तो दोनों निषेध क्षेत्रों का इस्तेमाल करके उसे पूर्ण शक्ति से दबा देंगे। इसी समय एलिफेंट आर्मर क्लैन के मुख्य सभा भवन में ह्यू यानजेन अपने हाथ में संदेश पकड़े खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। वह अच्छी तरह जानता था कि लिंग फेंग की प्रतिभा कितनी असाधारण थी। उसे जू डाउलुओ और गोस्ट डाउलुओ की मौजूदगी का दबाव भी अच्छी तरह समझ में आ रहा था। इस बार उनका आना बातचीत के लिए नहीं, बल्कि सीधा दबाव बनाने के लिए था। ह्यू यानजेन ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। उसने तुरंत आदेश दिया कि पूरे क्लैन के द्वार खोल दिए जाएं।
पुनर्जन्म लेकर डोलुओ की दुनिया में आने के बाद शुरुआत में ही 2 दिव्य स्तरीय मार्शल सोल्स जागृत करने वाला और क्यान रेंजू का बचपन का दोस्त बनने वाला लिंगफेंग इस समय वापस लौट रहा था। गाड़ी समय पर दल के पास आ गई। जू डोलुओ ने अपनी उंगलियों से ऑर्किड फिंगर का इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, सेंट चाइल्ड की शक्ति सच में बहुत ज्यादा भयानक है। 78वें स्तर का फायर लेपर्ड सोल सेंट भी तुम्हारा एक वार तक नहीं झेल पाया। यह खबर पूरे डोलुओ महाद्वीप को हिला देगी। पास खड़े घोस्ट डोलुओं ने भी ठंडी और अजीब आवाज में सहमति जताई। फायर लेपर्ड क्लान इस परीक्षा के बाद दोबारा मनमानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी लोगों ने हंसते हुए उसकी बात का समर्थन किया। गाड़ी धीरे धीरे वुहान सिटी की ओर बढ़ने लगी। गाड़ी के अंदर लिंगफेंग ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपनी आगे की योजना तेजी से तय करने लगा। अब वो 68वें स्तर का सोल एम्परर था। सामान्य 1 लाख साल पुराना सोल रिंग अब उसकी अगली ब्रेक थ्रू की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसका 7वां सोल रिंग और मार्शल सोल ट्रू बॉडी का परिवर्तन इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता था। उसके मन में एकमात्र सर्वोच्च अवसर था, आइस एंड फायर यिन यांग वेल। उसकी गहराई में प्राचीन फायर ड्रैगन किंग और आइस ड्रैगन किंग के ड्रैगन कॉर्प्सेस और उनकी मूल ड्रैगन आर्टिफैक्ट्स मौजूद थी। प्राचीन दोनों ड्रैगन किंग्स की मृत्यु के बाद उनके अवशेष आज भी जमीन की गहराई में दबे हुए थे। उनकी मूल ड्रैगन शक्ति और आइस एंड फायर यिन यांग वेल की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा के मिलन ने स्थान को पूरे महाद्वीप में अद्वितीय खजाने की भूमि बना दिया था। इस बेहद बड़े रहस्य के बारे में लिंगफेंग ने कभी किसी को नहीं बताया था। अगर वो यहाँ की शक्ति को सही तरीके से हासिल कर लेता तो उसका डार्क होली ड्रैगन मार्शल सोल निश्चित रूप से अंतिम स्तर की ब्रेक थ्रू पूरी कर सकता था। उसका बॉटल नेक टूटकर ब्लैक ड्रैगन किंग के स्तर तक विकसित हो सकता था। उस समय उसके मार्शल सोल की गुणवत्ता एंजल मार्शल सोल से भी ऊपर पहुंच सकती थी और वो पूरे महाद्वीप में नंबर 1 मार्शल सोल बन सकता था। आइस एंड फायर यिन यांग वेल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद लिंगफेंग ने कुपन देर के टाइटल डोलुओ को बारी बारी से वहां सुरक्षा के लिए तैनात किया था। इस समय वहां लेवल 98 सुपर डोलुओ शोंगजी डोलुओ पहरा दे रहा था, लेकिन ड्रैगन किंग के अवसर का रहस्य उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। बड़ा छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड था। इसी बीच उसकी सोच पूरी हुई और गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ीवान ने बाहर से आकर सूचना दी, सेंट चाइल्ड, हम टियानदो सिटी पहुंच चुके हैं। लिंगफेंग ने पर्दा उठाकर सामने खड़े विशाल शहर को देखा। टियानदो एम्पायर और 7 ट्रेजर ग्लेस डायल क्लैन की सभी प्रमुख शक्तियां यहीं मौजूद थीं। अतीत के सारे विवाद अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। उसके लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण थी, टियानदो सिटी के पास मौजूद सनसेट फॉरेस्ट और उसके भीतर छिपा आइस एंड फायर यिन यांग वेल। शहर में प्रवेश करते हुए लिंगफेंग ने शांत स्वर में कहा, अंदर चलो। क्यान रेंजू ने हैरानी से पूछा, क्या हम वुहान सिटी वापस नहीं जा रहे? लिंगफेंग ने पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान दी, मैं आइस एंड फायर यिन यांग वेल जाकर वहां की इमॉर्टल अर्ब्स को देखना चाहता हूं। साथ ही वहीं कुछ समय बंद होकर कल्टीवेशन भी करूंगा। क्यान रेंजू ने जानबूझकर हल्का सा मुंह बनाया, फिर सिर हिला दिया। जू डोलुओ और घोस्ट डोलुओ दोनों ने मन ही मन प्रशंसा की। लिंगफेंग की प्रतिभा पूरे महाद्वीप में सर्वोच्च थी, लेकिन इतनी असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद वो अभी भी बेहद विनम्र और सामान्य से कहीं अधिक संयमी था। गाड़ी पूरे टियानदो सिटी से होकर गुजरी। मार्शल हॉल के सेंट चाइल्ड की पहचान और उसकी भयंकर प्रतिष्ठा के कारण वेस्ट टियानदो सिटी में किसी ने उसे रोकने या परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही समय बाद गाड़ी उत्तरी द्वार से बाहर निकल गई और सनसेट फॉरेस्ट के पास पहुंच गई। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार घनी होती गई। आइस एंड फायर यिन यांग वेल की विशेष गंध भी धीरे धीरे महसूस होने लगी। कहीं अत्यधिक गर्मी थी तो कहीं हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड। कुछ देर बाद वे घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक पत्थर की पट्टिका साफ लिखी थी, अनधिकृत प्रवेश करने वाले की मृत्यु निश्चित है। सामने शोंगजी डोलुओ बाल्टी मारकर बैठा था। उसने आने वाले लोगों की ऑरा महसूस की और धीरे धीरे आंखें खोली। लिंगफेंग को देखते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दी। लिटिल फेंग, तुम पहले ही 68वें स्तर पर पहुंच गए हो। तुम्हारी प्रगति सच में बहुत तेज है। कुछ समय बाद तुम निश्चित रूप से इस बूढ़े व्यक्ति से भी आगे निकलकर टाइटल डोलुओ के शिखर तक पहुंच जाओगे। लिंगफेंग ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। शोंगजी डोलुओ खुशी से मुस्कुराया और तुरंत उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। घाटी में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर लाल और सफेद 2 झरनों पर पड़ी। दोनों झरने शांतिपूर्वक एक दूसरे के पास बह रहे थे। एक और अत्यधिक गर्मी और दूसरी ओर हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड थी। दोनों की शक्तियां आपस में मिलकर पूरे वातावरण में घना कोहरा और अत्यंत प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर रही थी। लिंगफेंग ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति बाहर छोड़ दी जो टाइटल डोलुओ स्तर की थी और सीधे दोनों झरनों के पार जाती हुई जमीन की गहराई तक पहुंच गई। हजारों वर्षों से शांत पड़े भूमिगत क्षेत्र में अचानक हलचल हुई और एक विशाल आवाज गूंजी। फायर ड्रैगन किंग की आवाज ज्वालामुखी के विस्फोट जैसी भव्य थी। हजारों वर्षों में तुम पहले इंसान हो जिसने अपनी मानसिक शक्ति से हमें परेशान करने की हिम्मत की है। दूसरी ओर आइस ड्रैगन किंग की आवाज प्राचीन बर्फ जैसी ठंडी थी। सिर्फ 68वें स्तर का सोल एम्परर होकर भी तुमने हमें परेशान करने की हिम्मत की। लिंगफेंग ने दोनों ड्रैगन किंग्स के दबाव की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने अपनी सोल पावर को सक्रिय किया और अचानक डार्क होली ड्रैगन मार्शल सोल की विशाल छाया उसके पीछे प्रकट हो गई। 6 सोल रिंग्स लगातार घूमने लगे। इसके तुरंत बाद एक शुद्ध लाइट होली ड्रैगन की छाया भी उसके शरीर के पीछे प्रकट हुई। दोनों होली ड्रैगन मार्शल सोल्स के एक साथ प्रकट होते ही दोनों ड्रैगन किंग्स की आंखें सिकुड़ गए। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। डार्क होली ड्रैगन और लाइट होली ड्रैगन, एक इंसान के शरीर में 2 शुद्ध होली ड्रैगन मार्शल सोल की रक्त रेखा। उनकी ड्रैगन ऑरा इतनी शुद्ध थी कि दोनों ड्रैगन किंग्स भी हैरान रह गए। दोनों ड्रैगन किंग्स ने लिंगफेंग को घूर कर देखा।
उनकी आंखों में छिपा आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। ड्रैगन क्यान की ऐसी शुद्ध रक्तरेखा हजारों वर्षों में भी बेहद दुर्लभ थी। उन्होंने कभी किसी इंसान में इतनी शुद्ध ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं देखी थी। फायर ड्रैगन किंग ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारे शरीर में इतनी शुद्ध ड्रैगन ब्लड लाइन कहां से आई? लिंग फेंग ने बिना छिपाए जवाब दिया, मेरी मार्शल सोल डार्क होली ड्रैगन है। ये पनलोंग स्टाफ के म्यूटेशन और इवोल्यूशन से बनी है और इसके भीतर शुद्ध ड्रैगन ब्लड लाइन मौजूद है। ये सुनकर दोनों ड्रैगन किंग्स की अभिव्यक्ति बदल गई। आइस ड्रैगन किंग ने ठंडी आवाज में कहा, अपना नाम बताओ। लिंग फेंग ने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ, मेरा नाम क्यान गो लिंग फेंग है। दोनों ड्रैगन किंग्स ने मन ही मन यह नाम याद कर लिया। फायर ड्रैगन किंग ने सीधे पूछा, तुमने हमें जगाया है क्यों? तुम हमसे क्या चाहते हो? लिंग फेंग ने दृढ़ निगाहों से अपनी बात रखी, मैं दोनों वरिष्ठों की मूल ड्रैगन की प्राप्त करना चाहता हूं। मैं उस ड्रैगन की उसे अपनी रक्त रेखा को मजबूत करना, अपने मार्शल सोल को आगे विकसित करना और अपनी वर्तमान बॉटलनेक को तोड़ना चाहता हूं। फायर ड्रैगन किंग ने भौवें सिकोड़ ली, तुम जानते हो कि मूल ड्रैगन की हमारी सबसे महत्वपूर्ण नींव है। तुम केवल 68 स्तर पर हो। अगर तुम इसे जबरदस्त अवशोषित करोगे तो तुम्हारा शरीर फटकर मर सकता है। इसलिए ड्रैगन किंग ने गंभीरता से चेतावनी दी, ड्रैगन की अत्यंत शक्तिशाली है, वर्तमान कल्टीवेशन के साथ तुम इसे आसानी से सहन नहीं कर सकते। लिंग फेंग पहले से तैयार था। उसने शांत भाव से कहा, मैं ड्रैगन क्यू को सुरक्षित तरीके से शुद्ध करके अवशोषित करूंगा। मैं केवल उतनी ही मात्रा चाहता हूं जितनी मेरी वर्तमान स्थिति सहन कर सकती है। बाकी अवसर मैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ने के बाद दोबारा मांगूंगा। मैं लालच नहीं करूंगा और अपनी सीमा समझकर ही आगे बढ़ूंगा। उसकी बात सुनकर दोनों ड्रैगन किंग्स के मन में उसके प्रति प्रशंसा पैदा हुई। फायर ड्रैगन किंग खुलकर हंसा। उसने मुंह खोला और मुट्ठी जितनी लाल और अत्यंत शुद्ध ड्रैगन क्यू बाहर निकाल दी। इसलिए ड्रैगन किंग ने भी उसी स्रोत के एक नीली ड्रैगन क्यू बाहर छोड़ी। फायर ड्रैगन किंग ने धीरे धीरे कहा, यह हमारी मूल ड्रैगन क्यू का केवल 1000वां हिस्सा है। हजारों वर्षों तक हमारे भीतर रहने के कारण इसकी शक्ति अब काफी शांत हो चुकी है और तुम्हारी वर्तमान कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त है। इसी ड्रैगन किंग ने भी समझाया, इसे अवशोषित करने के बाद तुम्हारी सोल पावर और सोल रिंग्स दोनों में परिवर्तन आएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। लिंग फेंग ने गंभीरता से सिर झुकाया। वो पालथी मारकर बैठ गया और पूरे शरीर की सोल पावर को सक्रिय कर दिया। दोनों अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन क्यू उसके भौहों के बीच से शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। अत्यधिक गर्मी और हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड ने एक ही क्षण में उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसका दर्द ऑक्टागन, मैशस, आइस ग्रास और इन्फर्नल फ्लेम हर्ब को एक साथ सहने से भी कई गुना अधिक था। हालांकि ड्रैगन क्यू को कमजोर किया गया था, फिर भी ड्रैगन किंग की मूल शक्ति बेहद भयंकर थी। लिंग फेंग ने दांत कसकर भींच लिए। उसने अपनी मानसिक चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा। वो ड्रैगन क्यू को शरीर के भीतर टूटकर छोटे छोटे प्रकाश कणों में बदलते हुए महसूस करता रहा। वे प्रकाश कण धीरे धीरे उसकी 6 सोल रिंग्स में समान रूप से मिलते गए। हर सोल रिंग तेजी से टेम्पर होने लगी। उनकी उम्र लगातार बढ़ती गई। उनकी रोशनी परत दर परत बदलती गई। जब पूरी ड्रैगन क्यू अंततः अवशोषित हो गई तो लिंग फेंग ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी हैन शुआंग की विशाल छाया सामने प्रकट हुए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनकी आवाज में पहले से कहीं अधिक गंभीरता थी। उन्होंने कहा, डी टियान, ब्लैक ड्रैगन किंग का उत्तराधिकारी पहले ही उससे मिल चुका है।